व्यवस्था को लेके जा रहे हैं उसमें गरीब खत्म हो जाएगा। तो गरीब की रक्षा करनी है तो हमारा ये जो संकल्प है, हम जानते हैं महंगाई केवल केंद्र सरकार नियंत्रित कर सकती है, मगर आज यदि उत्तराखंड 50 सीटों पर भाजपा को पराजित कर देता है तो इससे केंद्र सरकार हिलेगी और उनको महंगाई बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और 2024 में इस मुद्दे पर हम चुनाव न हार जाएं और वो जो है महंगाई को घटाने के लिए मजबूर करेंगे। तो उत्तराखंड के ऊपर एक ऐतिहासिक दायित्व आ गया है कि वो भाजपा को हराए ताकि देश के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। सारा देश उठ करके खड़ा होकर के कहेगा थैंक यू उत्तराखंड। तो रावत जी, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया करेंगे, पलायन पे भी बात होनी है, बेरोजगारी भी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी हम खत्म करेंगे, तो ये 21 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं। 21 साल के उत्तराखंड में आज भी गांव में अगर हम देखें कई ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, जो सर्वे आया है, यहाँ तक कि हम लोग खुद फील्ड पे गए हुए हैं, तो आज भी डंडी और कंडी के सहारे मरीज को आना पड़ता है और अधिकतर मरीज पिथौरागढ़ और दूरस्थ गांव में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है। 108 थे, उसके सपोर्ट में खुशियों की सवारी बनाई। हमने दाई माँ को प्रशिक्षण दे करके उनको मानदेय से जोड़ा। हमने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा बनाने के लिए हमने स्वास्थ्य उपकेंद्रों की सीरीज लगाई। हमने NHM के तहत जो है 2 रोगों के खिलाफ प्रदर्शन और खून की कमी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। हमने कहा वॉर अगेंस्ट एनीमिकनेस एंड ल्यूकेरिया। तो ये हमने सर्जिकल कैंप्स लगाए, जगह जगह हेलीकॉप्टर सेवाएं दी उनको। हमने मोबाइल मेडिकल वैन्स बना करके उसमें टीमें भेज करके जगह जगह ताकि लोगों को दूर ना आना पड़े। हमने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो जच्चा है, धात्री है, उसके लिए अब हमने तय किया है कि उनके लिए हम अवधि बढ़ाएंगे। एडमिशन के लिए भी पहले बुलाएंगे और उनको जो है एडमिशन के बाद भी वहाँ रखेंगे ताकि बच्चा जच्चा दोनों की रक्षा हो सके। हमने बहुत सारे करेक्टिव्स जब अपने समय में उठाए थे जो इस सरकार ने बंद कर दी। कोरोना काल में आपने देखा स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से चरमरा गई, बर्बाद हो गई, तो हम उसको फिर से सुधारेंगे। मैंने वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम के तहत कर्ज लिया था और हमने ये सोचा था कि उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। इन्होंने उस रुपये को बर्बाद कर दी। अच्छा, अब रोजगार की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा कि रुद्रपुर सिडको जो आप ही की सरकार ने स्थापित किया था, वहाँ पर धीरे धीरे कंपनी पलायन कर रही हैं। केवल एक और कानून बनाकर जी HP कंपनी इन्होंने HP कंपनी का ही जिक्र कर रहा हूँ। HP कंपनी उसका उदाहरण है। इन लोगों ने हमारे समय में कांग्रेस ने जो श्रम कानून बनाए, इन्होंने उन श्रम कानून को बदला और एक बड़ा बदलाव जो बड़ा घातक है, श्रमिकों के हित में चोट है और भाजपा ने वो चोट दी है, वो है इन्होंने कह दिया कि यदि 50 से ज़्यादा श्रमिक कहीं काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे समय में 50 भी यही काम कर रहे हैं और फैक्ट्री मालिक बंद कर रहा है तो उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, तो वो अनुमति कभी उसको दी नहीं जाती थी राज्य सरकार की ओर से। लेकिन इन्होंने कह दिया कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं, 100 हैं, 500 हैं, 10,000 है, कितने ही काम कर रहे हैं, आप जब चाहो चलाओ, जब चाहो बंद करो। तो इसका परिणाम हम HP में देख रहे हैं, दुष्परिणाम और दूसरे फैक्ट्रियों में देख रहे हैं। तो ये भाजपा का एक और दिया हुआ दंश है। एक दंश उन्होंने दिया कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ बंद कर दी, गरीब के ऊपर चोट की। दूसरी चोट ये है जो श्रम कानून में बदलाव करके की है और तीसरी चोट उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बदल दिया, एक न्यू पेंशन स्कीम ले आए और उससे हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके हितों पर ज़बरदस्त चोट पहुंच रही है। बल्कि कोड़ में खाज का काम ये कर रही है। उन्होंने जो गोल्डन कार्ड की स्कीम लगाई है, पेंशनर से बिना अनुमति लिए उनका पैसा काट दिया जा रहा है। तो आपकी अगर सरकार आती है तो जो हमारे पहाड़ पे, हम भी पहाड़ से हैं, आप भी पहाड़ से हैं, तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए क्या कार्रवाई? हमारी जितनी नीतियां हैं वो इसी पलायन को एड्रेस करती हैं। हमने जितने बोनस की स्कीमें चलाई, वृक्ष बोनस, दुग्ध बोनस, जल बोनस और उसके अलावा हमने मडुआ झुमरे मोटे अनाजों पर जो बोनस की स्कीम लागू की और हम एक निश्चित बोनस की राशि देते थे और खरीद मूल्य भी निर्धारित करने का काम करते थे। वो सब चीज़ें इसी को हैं।
जो हमने रेशा प्रजाति के वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके रेशा उद्योग को बढ़ावा दिया अपने राज्य के अंदर, वो भी इसी लक्ष्य को लेकर के किया गया। भांग की खेती को, कॉमर्शियल भांग की खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी इसी को लेकर के है। अब हमने इस समय कहा है जो हमारी कूड़ी और बाड़ी, कूड़ी मतलब मकान, बाड़ी मतलब खेती, दोनों का आबाद करेंगे और 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए हम एक कूड़ी बाड़ी नई पेंशन योजना शुरू करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे गाँव में लोग रहें और गाँव में ही हम इतने संसाधन पैदा करें अपनी मिट्टी से, अपने जानवरों से, अपने प्रकृति से, अपने जंगलों से, कि लोगों की वो आजीविका में उनको सक्षम करें। आजीविका के लिए तो आ रहा है बाहर आदमी। यदि हम बेबसी में जो पलायन है उसको रोकेंगे, हाँ सक्षम पलायन जिसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख करके काबिल बन रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो देश और दुनिया की सेवा में जाएं। हर बाप चाहता है, तो उत्तराखंड रूपी बाप भी ये चाहता है उसके बच्चे सक्षम होकर के देश और दुनिया की सेवा में जाएं। आपने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र चुना है, वहाँ एक बिंदुखत्ता क्षेत्र पड़ता है जो राजस्व ग्राम बनने के लिए आज भी तरस रहा है। तो सरकार अगर आती है तो क्या रहेगा? देखिए, बिंदुखत्ता मेरे लिए एक परीक्षा है। मैंने कभी अपनी सरकार, जब हमारी पुलिस जो है घेर करके खड़ी हो गई थी और फॉरेस्ट वाले बिंदुखत्ता को हटाना चाहते थे 1980 में, तो मैं मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, वी सिंह मुख्यमंत्री थे, उसमें घुस गया था और घुस करके मैंने एक आदेश कराया था कि पुलिस यथास्थिति बनाई जाए, पुलिस हटाए, और आज भी उसी आदेश पर बिंदुखत्ता अवलंबित है। तो ये मेरे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को मैंने मुख्यमंत्री बनते ही स्वीकार भी किया था। उनको नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि उनको उनका मालिकाना हक हम दूसरे तरीके से ट्रांसफ़र कर दें नगरीय क्षेत्र में ला करके। लेकिन लोगों को हमारी स्कीम पसंद नहीं आई और अब उनको राजस्व गाँव का दर्जा देना, चोरगलिया और गौला पार के जितने गांव हैं, खत्ते गोठ आदि आदि जो है, उनको मालिकाना हक देना और वोट का अधिकार देना, ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, ये माँ, जब तूने नियति में मुझको जो है इस लालकुआं क्षेत्र की सेवा के लिए भेजा है, तो मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं लोगों की इस आकांक्षा को पूरा कर सकूँ। बड़ा इम्तिहान है मेरा, ये बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान को मैं अपनी पूरी शक्ति और अनुभव लगा करके पूरा करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि हमने देखा पिछली सरकार, और आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मेरी शिकायतें हुई, जब उठाया गया कि हरीश रावत जंगलों में अवैध तरीके से बसा रहा है, क्योंकि मैंने सुंदर खाल एरिया में भी बसाए थे लोग, पुछड़ी में बसाए थे, रामलाल जी के नेतृत्व में, मेरे भूमिनी नेताओं से, भवानी राम जी से, इनसे सबसे संपर्क थे, धर्म सिंह जी, ये सब लोग जो है। तो उस समय मैंने छाती ठोक करके बयान दिया था कि बिंदुखत्ता उत्तराखंड का प्रतीक है और मैं, यदि मेरा बस चलेगा तो मैं ऐसे 100 बिंदुखत्ता बचाऊंगा। तो ये वही हरीश रावत है। अब मेरे ऊपर ये बड़ा भारी इम्तिहान है कि मैं बिंदुखत्ता जैसे खत्ते गोठ आदि आदि में रहने वालों की आकांक्षा का सम्मान कर सकूं, उसको पूरा करने का कर सकूं। तो जैसा कि पिछली सरकार बीजेपी की थी, तो अभी भी, तो उसमें बीजेपी की सरकार में लगातार 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और जब आपकी सरकार थी 2 मुख्यमंत्री आपकी सरकार ने भी दिए। देखिए, हमारे और उनमें एक अंतर है। हमारे उसमें जो उस समय के मुख्यमंत्री थे वो अपनी कर्तव्य को निभाने में फेल हो गए थे, केदारनाथ त्रासदी को ठीक से हल नहीं कर पाए थे। हमने कारण बताया था, इसलिए परिवर्तन कर रहे हैं, तब मुझको यहाँ भेजा गया था और मैंने 1.5 साल के अंदर ही त्रासदी के सारे घाव भर दिए थे, पुनर्निर्माण कर दिया था, पुनर्वास कर दिया था, अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले करके आ गए थे। लेकिन भाजपा ने जो है किसी कारण नहीं बताया क्यों बदल रहे हैं। कहें कि जिसको 3 साल 3.5 साल मुख्यमंत्री रखा वो नालायक निकला, बताएं ना, कहें ना। आपने कुछ नहीं कहा, उसको बदल दिया। दूसरे को तो ये मालूम ही नहीं पड़ पाया कि वो कब सुहागन हुआ, कब विधवा हो गया। तीसरे को ले आए, उसको वो केवल खनन करने में लगा हुआ, खनन प्रेमी मुख्यमंत्री की संज्ञा उनको मिल गई है। तो ये इस तरीके का मजाक उत्तराखंड के साथ होना और जले पर नमक छिड़कने का काम एक बयान कर रहा है राजनाथ सिंह जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको भाजपा को वोट मिला है, हम 3 बनाए या हम 10 बनाए। कुछ आरोप लग रहे हैं, चलते चलते एक सवाल हो जाए, कुछ आरोप भाजपा आप पर लगा रही है और वो माहौल भी बना रही है आपके खिलाफ कि जैसे जुम्मे की नमाज का मामला हो या फिर आपका
ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो तो इसकी क्या सच्चाई है? भाजपा रूपी झूठों से ये इसका नाम बीजेपी नहीं, भारत के झूठे लोगों की पार्टी होना चाहिए, भारत के झूठे लोगों की पार्टी। और मैंने इनको चुनौती दे करके कहा कि तुम वो शासनादेश दिखाओ जिसमें शुक्रवार की छुट्टी मैंने घोषित की है। ये 5 साल वो शासनादेश नहीं दिखा पाए। चुनाव के वक्त में वो झूठी चीज़ें लेकर के ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कभी किसी ने की ही नहीं, उठी ही नहीं मांग। और मेरे से किसी ने बात भी नहीं की। हाँ? जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उसने खुद कहा कि हरीश रावत जी से मेरी बात ही नहीं हुई। रिकॉर्ड दिखाए ना कि बात हुई है, किसी की बात हुई है। तो ये भाजपा का झूठ है, ये वैसा ही झूठ है जैसा झूठ का चुनाव आयोग ने पकड़ा है, जिसमें मुझको जो है दाढ़ी और मुस्लिम टोपी में दिखा करके जो है भ्रमित करने की बात की है। तो ये मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ, तुम कैसे लोग हो, कैसे लोग हो? ये राजनीतिक दल है या घृणा फैलाओ, नफरत फैलाओ, वोट हासिल करो पार्टी है? भाजपा के लोगों, मुझे अपने धर्म पर अभिमान है, लेकिन मैं दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। मैं सबको लेकर के चलना चाहता हूँ। उसको मेरी कमजोरी के रूप में यदि इंगित करोगे तो उत्तराखंड का भी अपमान कर रहे हो, भारतीयता का भी अपमान कर रहे हो। तुम तो विवेकानंद जी का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने शिकागो में कहा कि मेरा धर्म महान है, इसलिए महान है वो सबको साथ लेकर के चलता है। उन्होंने कहा मेरा सनातन धर्म जो है सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तुम तो विवेकानंद जी का भी अपमान कर रहे हो। गांधी का अपमान तो तुमने किया ही किया, तुम तो जो है विवेकानंद जी का भी अपमान कर रहे हो भाजपा वाले, केवल वोट के लिए, सत्ता के लिए। अरे हरीश रावत जैसे लोग मिट सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के उस महान गुण को हम कभी भी विचलित नहीं होने देंगे, खत्म नहीं, खंडित नहीं होने देंगे। तो ये मान के चला जाए कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही होंगे? ये तो गर्व में है, मगर दुल्हन वही जो पिया मन भावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दावत जी, आपने बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।